तो टेंशन के सामने आने से गाबीमारू को ये एहसास हो जाता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि गाबीमारू के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही उनका टेंशन के साथ सामना होगा तो उन्होंने जो प्लान किया है वो किसी काम नहीं आएगा, जिस वजह से गाबीमारू ने दूसरा प्लान बनाया होता है। और यहाँ सभी लोग टेंशन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग नहीं भागेंगे और ना ही हम हार मानेंगे, बल्कि हम तुम्हें हराकर इस आइलैंड से जिंदा वापस जाएंगे। अगर मैं सच कहूँ तो मुझसे लड़ने का तुम्हारा प्लान बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें हमारे भाई और ग्रैंड मास्टर के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई ने प्यार की वजह से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला था और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम दूसरी तरफ हो। अगर तुम अभी भी वायतान हुआ फ्लावर के विरुद्ध जाओगी तो ये बिल्कुल पॉइंटलेस होगा, क्योंकि परफेक्ट 10 या फिर मैं कहूँ एलिक्सर ऑफ लाइफ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जो कि एक ऐसा एलिक्सर होगा जो कि लोगों को ट्री में कन्वर्ट नहीं करेगा। हमने एक ह्यूमन की मदद से ये सीख लिया है कि हम एलिक्सर को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, जिस वजह से वायतन हुआ फ्लावर के ऊपर हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इसी वजह से हमारे लड़ने का अब कोई रीजन नहीं बचा है। हमें अब बस बहुत सारे टैन की जरूरत है, जिसके लिए हमें हायर क्वालिटी मटेरियल्स चाहिए और उसे पाने के लिए हमारे भाई ने द हैकिची फुकुशु रिचुअल स्टार्ट कर दिया है। तुम्हें अभी भी हमारे भाई के दर्द के बारे में नहीं पता है, पर लगता है कि तुम अब उसे समझ सकती हो। मैंने सभी को बहुत ज्यादा मिस किया है और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। मरना या फिर कभी भी मरना पाना ये बहुत ज्यादा उदास चीज होती है, तो इसलिए मैं एक आखिरी बार तुम लोगों से मिलने आई हूँ, क्योंकि मैं इस आइलैंड को छोड़कर जा रही हूँ। तो फिर तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, जिसका मतलब हमें सबसे पहले इसे खत्म ही कर लेना चाहिए, क्योंकि रिचुअल स्टार्ट हो चुका है और अब हमें सिर्फ बलि की जरूरत है, जिसका मतलब हमें तुम लोगों की जरूरत है। तर्रान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हमें गाबीमारू का प्लान बताया जाता है। हमें टेंशन को हराने का एक ही रास्ता पता है, जो कि ये है कि हमें उनके ताव को कमजोर करके उनके टेंडन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें उन ओपोनेंट्स के साथ लड़ना पड़ेगा जिनकी ताव को हम अपनी तावों से कमजोर कर सकते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट हुआ तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, जैसे कि गाबीमारू तुम्हारी ताव गुइफा के मेटल एट्रीब्यूट के सामने स्ट्रॉन्ग है, पर अगर तुम्हारा मुकाबला रैन से होगा तो उसका एट्रीब्यूट वाटर है, जिसका मतलब अगर तुम उसे टच करोगे तो तुम्हारी फायर ताव कमजोर हो जाएगी और अगर तुम उसके टेंडन को डिस्ट्रॉय कर भी दोगे तब भी तुम उसे नहीं मार पाओगे। और ऊपर से उनके पास तो हमसे ज्यादा ताव है, तो आखिरकार तुम ऐसी सिचुएशन में करोगे क्या? चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तब सागिरी सोचने लगती है कि आखिरकार उनका मुकाबला गाबीमारू के सबसे वर्स्ट ओपोनेंट के साथ क्यों हो रहा है। तब गाबीमारू सागिरी और मे को एलिक्सर के पास जाने के लिए कहता है और यूजुरिया को उसके साथ वहाँ पर रहकर साथ में लड़ने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से यूजुरिया इसका कारण पूछने लगती है और गाबीमारू से बताता है कि उसकी ताव अर्थ है, जो कि रैन की ताव को कमजोर कर सकती है। पर तभी मे उसे बताती है कि वहाँ पर एलिक्सर है ही नहीं, क्योंकि वो लोग गलत जगह पर आ चुके हैं। जिसे सुनकर गाबीमारू हैरान हो जाता है और तभी रैन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर गाबीमारू उसके हर एक हमले से बच जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी बहन सही कह रही है, क्योंकि वो जगह रैन का पैलेस है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था? हमने तो ये कंफर्म किया था ना कि ये रेंटन पैलेस ही है। ऑब्जेक्ट्स के टैन को लिविंग थिंग्स की टैन से मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है और आप सिंपली कमांड देके उन ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर सकते हो। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और इस आइलैंड पर जितने भी स्टैचू हैं उनकी रेनोवेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए कैसल के लेआउट को चेंज करना और तुम्हें धोखा देना बहुत ज्यादा आसान था। डेड बॉडीज की ताव भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही बिहेव करती है, जिस वजह से मैंने तुम्हें ये दिखाया कि यहाँ पर टैन है और तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। रैन मे के पैर को फंसा देता है ताकि वो वहाँ से जा ना सके और गाबीमारू को समझ में आ जाता है कि अब रैन के साथ लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, जिस वजह से वो रैन के ऊपर हमला करने चला जाता है और यूजुरिया को भी प्लान को फॉलो करने के लिए कहने लगता है। तो रैन गाबीमारू के हर एक हमले को रोकने लगता है और गाबीमारू की ताव को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि चाहे वो उस पर जितनी मर्जी वार कर ले पर वो उसे कभी नहीं मार सकता। पर तभी यूजुरिया वहाँ पर आ जाती है और उसने अपने वेपन को ताव से भर दिया होता है, जिसके बारे में उसने मे से कंफर्म किया होता है ताकि वो दूर से टेंशन के ऊपर हमला कर सके, जिस वजह से यूजुरिया अपनी कुनाई को रैन के ऊपर फेंक देती है, पर वो कनाई रैन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती और रैन उन दोनों को लात
मार के पीछे हटा देता है। मुझे लगा ही था कि इनके अटैक्स को रोकने में ही मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या ये इस वजह से भी है कि मेरी ताऊ वीक हो रही है? पर एक चीज तो कंफर्म है कि इसके साथ लड़ना जिनके साथ लड़ने से बिल्कुल अलग है। पर आखिरकार ऐसा क्यों है? मैंने अपनी ताव को स्ट्रेच करके थिन कर दिया है और उसके बाद उसे इकट्ठा कर दिया है, जिससे कि वो मसल फाइबर्स की तरह टफ हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी एक हार्ड ताओ आर्मर से घिरी हुई है। जिस तरह तुमने मुझ पर अभी हमला किया, अगर तुम्हारा यही प्लान है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे ताव के अंदर कोई भी गैप और ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है और मेरी मसल्स और ताव आपस में पूरी तरह से मिली हुई हैं। तब गाबीमारू फिर से रैन के ऊपर हमला कर देता है और सागिरी मे को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तब रैन गाबीमारू के पैर को फंसा देता है और उस पर लगातार हमला करने लगता है, पर गाबीमारू उसके हमले से बच रहा होता है और अपने पैर को छुड़वा के पिलर के टुकड़ों से रैन के ऊपर हमला कर देता है। पर रैन उस हमले को वापस गाबीमारू के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे कि गाबीमारू जमीन में धंस जाता है। तब ये देख के यूजुरिया को एहसास हो जाता है कि रैन कितना ज्यादा टफ है और उसे मुंह से ज्यादा कॉम्बैट टेक्निक्स भी आती हैं। तब गाबीमारू फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे इसका पहले से ही एहसास होता है। तो हम देखते हैं उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, जिस वजह से वो यूजुरिया को तैयार रहने के लिए कहता है, जिस वजह से यूजुरिया भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार ये क्या कह रहा है? तो क्या इसका मतलब ये पहले अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे? इसकी ताव का अमाउंट और एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये मेरी मसल्स को डैमेज नहीं कर सकते। तुम लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तरैन के इतना कहते ही गाबीमारू उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हमने पहले मेथड को ट्राई कर लिया है, तो चलो फिर अब दूसरे मेथड को ट्राई किया जाए। तब हम यहाँ पर रियन को देखते हैं, जिसने एक पर्ची पर सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि रिचुअल के लिए उसे सभी लोगों के नाम चाहिए होते हैं, जिस वजह से उनका प्लान होता है कि वो उन सभी को पकड़कर उनके नाम पता करेंगे। पर तभी चौबे उन्हें बताता है कि उसे सबके नाम याद है, बस उसे इतना नहीं पता है कि अभी जिंदा कौन कौन है। और हम देखते हैं चौबे उनकी मदद इसलिए कर रहा होता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तब वो सभी टेंशन को उसके भाई से दूर रहने के लिए कहता है और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि वो अपने भाई को अपनी तरफ करके रहेगा, जिसके लिए रियन तैयार हो जाता है और चौबे से सभी लोगों के नाम पूछ लेता है, क्योंकि वो तालिस्मान के जरिए किसी की भी करंट कंडीशन का पता लगा सकता है। जिस वजह से हम देखते हैं उसने तालिस्मान पर सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं और जो मर गए होते हैं उनका तालिस्मान पूरी तरह से राख हो जाता है, जबकि जो लोग जिंदा होते हैं उनका तालिस्मान बस थोड़ा सा ही जलता है और वो उस तालिस्मान के जरिए ये भी पता लगा सकता है कि उस बंदे की ताव कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके ताव का एट्रीब्यूट क्या है। शियोन इस टाइम ताइसुकु पैलेस में जिन के साथ लड़ने वाला है और शियोन का एट्रीब्यूट जिन की ताव को कमजोर नहीं कर सकता, जिस वजह से उसके पास जिन को मारने का कोई रास्ता नहीं है। और जो उसके साथ नुरुगाई है उसका एट्रीब्यूट भी जिन के एट्रीब्यूट की तरह वाटर ही है, तो इसलिए उनके अटैक जिन पर इफेक्टिव तो हो सकते हैं, पर उनकी ताव के साथ स्किल बहुत ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। पर फिर भी मुझे उनके पास से बहुत सारा गुस्सा महसूस हो रहा है और ह्यूमन के इमोशंस उनकी ताव को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फूची और ब्लेड ड्रैगन इस टाइम बोचू पैलेस में ताउफा और जूफा के अगेंस्ट है और फूची का एट्रीब्यूट मेटल है, जो कि ताउफा की ताव को कमजोर कर सकता है, पर उसकी ताव के साथ ट्रेनिंग इनसफिशिएंट है। और वैसे भी जूफा का फायर एट्रीब्यूट फूची के ताव को कमजोर करता है, जिसका मतलब ताउफा और जूफा उन दोनों को मार सकते हैं। और जो तोमा है उसे तो चोबे अपने साथ रिक्रूट कर ही लेगा, तो इसलिए वहां की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस टाइम हमें सबसे ज्यादा फोकस गाबीमारू पर करना चाहिए। तो गाबीमारू ने रैन पर जिस चीज से हमला किया है, क्या ये वही मेथड है जिसके बारे में इसने हमें बताया था? ताओ एक तरह का करंट है जो कि तुम्हारी बॉडी को घेरे रखता है, जिस वजह से ये एक तरह का फिजिकल फिनोमिना है। तो इसलिए इस करंट की स्पीड और साइज ही आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। ताओ का एट्रीब्यूट ये बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और रिस्टोरेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके फ्लो को सपोर्ट करता है, पर हिंड्रेंस आपके फ्लो को तोड़ देती है। पर क्योंकि टेंशंस के करंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके ऊपर नॉर्मल प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते हैं, जिस वजह से हमारे पास सिर्फ कुछ ही तरीके हैं, जैसे कि हम टेम्परेरीली ज्यादा से ज्यादा ताव को बाहर निकालें या फिर हम अपने ताव को कमजोर करके उनके अटैक को डिफ्लेक्ट करें, ताकि हम
हम रिस्टोरेशन और हिंडरिंग को रोक सकें और अपने अपोनेंट के करंट को ज्वाइन करके उसी की मदद से उन पर वापस हमला करें। ये वैसा ही है जैसा कि ताई ची में होता है और इस टेक्निक के जरिए हम अपोनेंट की पावर को उसी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल भी है? ये आसान नहीं है, पर जो हमने सीखा है उससे ये हो सकता है। जब तुम लोगों ने मेरे साथ लड़ाई की थी तब मैंने नुरुगाई की मदद से दूसरे लोगों की ताव को यूज करना सीखा था और मैंने युजुरिया से अपनी ताव को जितना हो सके उतना कम करने के बारे में सीखा था और श्योन से मैंने उसे एट ए टाइम कंट्रोल करना सीखा। अगर मुझे अपनी सांसों को अपने अपोनेंट की ताव के साथ मैच करना है तो मुझे स्टिलनेस और इंटेंसिटी दोनों चाहिए और इसी तरह मैं अपने माइंड को दोनों स्टेट्स में रखकर अपने अपोनेंट के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मैंने सागिरी से सीखा है। तो इसका मतलब तुम वो सब कुछ यूज करोगे जो तुमने हमसे सीखा है। सही कहा, और इसी चीज से मैं उन पर हमला करूंगा। तब अपनी ताव को कम करने की वजह से गावीमारू का डिफेंस कमजोर हो गया होता है और चाहे वो अपने अपोनेंट के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, पर अगर उसे फिर भी कोई अटैक छू जाएगा तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तब रैन गाबीमारू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है क्योंकि उसने आइलैंड पर आकर ही ताव का इस्तेमाल करना सीखा होता है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा स्केर्ड हो गया होता है। बहुत लोगों को ताओ के बारे में तब पता चलता है जब वो बहुत ज्यादा ताओ को महसूस करते हैं और इस ताओ ने तो पूरे आइलैंड को घेर रखा है और लोगों को ताओ के बारे में एहसास दिलाना इस आइलैंड के पर्पस में से एक है। पर तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की है, जिसका मतलब तुम्हारे अंदर ट्रू टैलेंट है, जिससे कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। ये कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि ये तो वो आखिरी रास्ता है जो कि मैंने तुम्हारे साथ लड़ने के लिए सोचा है। ये एक कंबाइन नॉलेज है जो कि बहुत लोगों के सैक्रिफाइस से मिली है और ये इस वजह से है ताकि हम तुम्हें मार सकें, और तुम इसे टैलेंट कह रहे हो। ये तो सच में बहुत ज्यादा बेकार बात है। तब सागिरी मे को छुड़वा लेती है और एलिक्सर को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तब रैन उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है, पर गाबीमारू उसे रोक देता है और सागिरी को जल्द से जल्द मे को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहने लगता है क्योंकि ये उनका आखिरी चांस होता है। तब गाबीमारू फिर से रैन पर हमला करने लगता है, जिस वजह से रैन को लगता है कि गाबीमारू फिर से उसकी ताव को उसी के अगेंस्ट यूज करेगा, जिस वजह से रैन अपनी ताव को कमजोर कर लेता है, जिसका फायदा उठाकर युजुरिया उस पर हमला करके उसे बीच में से काट देती है क्योंकि युजुरिया का एट्रीब्यूट रैन की ताव को कमजोर करके उस पर ज्यादा खतरनाक हमला कर सकता है, जिससे कि रैन इम्प्रेस हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो लोग मिलके उनके लिए अल्टीमेट अपोनेंट्स बन सकते हैं और ताओ की ग्रेटेस्ट हाइट्स तक पहुंच सकते हैं। तब हम देखते हैं कि इतना काफी नहीं होता है क्योंकि रैन अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और अपनी बॉडी को फूलों से भर देता है, जिससे कि गाबीमारू और युजुरिया को ये एहसास हो जाता है कि अब असली लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। तब रैन एक मॉन्स्टर बनके उनके सामने खड़ा हो जाता है और रियन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। तो रैन ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसा तो बहुत सी सेंचुरीज में नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये गाबीमारू बहुत ताकतवर है और एक कमाल का मटेरियल बनेगा। ग्रैंड मास्टर एलिक्सर की शुरुआत कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए अब हम इसे उन लोगों की मदद से ग्रो करेंगे जो कि इस आइलैंड पर आए हैं और उसके बाद सी को क्रॉस करके और ज्यादा मटेरियल को गैदर करेंगे, जिस वजह से ये सब कुछ आज रात ही खत्म हो जाएगा। तब गाबीमारू सोचने लगता है कि क्या वो लोग इसे रोक पाएंगे, पर तभी रान उन पर हमला कर देता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे कि गाबीमारू बाहर जाकर गिरता है और युजुरिया के पेट पे चोट लगने की वजह से खून निकलने लगता है। तब यहाँ सागिरी और मे आगे बढ़ रही होती हैं, पर तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस वजह से सागिरी मे को कहने लगती है कि गाबीमारू ठीक रहेगा। पर यहाँ हम देखते हैं रैन ने गाबीमारू की बहुत बुरी धुलाई की होती है। ये हमारे स्टेमिना को मुहैया कर रहा था और हमारे खतरनाक हमलों से बच रहा था। तो क्या ये सब कुछ इस वजह से कर रहा था ताकि ये हमें टैन में कन्वर्ट कर सके? ये बिल्कुल भी जिन और मुंह की तरह नहीं है, क्योंकि रैन ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है। और ऊपर से अब मैं बेहोश भी हो रहा हूँ, जिस वजह से अगर मैं इस टाइम ताओ का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो रैन युजुरिया की तरफ चला जाता है, पर तभी गाबीमारू पत्थर मार के उसे अपनी तरफ बुला लेता है क्योंकि सिर्फ युजुरिया की ताओ ही है जो कि रैन को हरा सकती है, जिस वजह से उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसने इसके बारे में युजुरिया को बताया होता है। पर युजुरिया ने भी उससे कहा होता है कि अगर चीजें बिगड़ जाएंगी तब वह सिर्फ अपने आप को बचाएगी। पर यहाँ हम देखते हैं युजुरिया गाबीमारू को अपनी तरफ खींच के वहाँ से भागने लगती है और कहने लगती है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा ताकि वो लोग जिंदा बच के कोई और रास्ता ढूंढ सके। रैन उन पर हमला कर देता है,
पर गाबीमारू उसके हमले को रोक लेता है। बहुत हो गया। एंड के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो तुम्हारी लाइफ है और तुम बहुत ज्यादा टफ हो, जिस वजह से तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो रैन के हमले से गाबीमारू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता हूँ युजुरिया, क्योंकि मेरे लिए अभी मेरी लाइफ टॉप प्रायोरिटी है और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा गोल वापस घर जाना है ताकि मैं अपनी वाइफ को देख सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड